सुहासिनी के यहाँ बेटी का जन्म होता है। एक तो पहली लड़की और ऊपर से सांवली। सुहासिनी और मदन लाल का दिल टूट जाता है। पर अब जब बेटी पैदा हो ही गई है तो क्या कर सकते हैं, पालना तो होगा ही। मैंने सोचा था भगवान जो भी औलाद देगा वो बहुत सुंदर होगी, पर देखो तो कितनी सांवली लड़की पैदा हुई है। मुझे तो अभी से होल आ रहा है कि इसका जीवन आगे कैसा होगा। अभी इतनी दूर की क्यों सोच रही है? पहले बिटिया का नाम तो सोच ले। आपको जो भी नाम अच्छा लगे रख लो। आज से हमारी बिटिया का नाम अमृता है। बहुत ही प्यारा नाम है, काश ये भी इतनी प्यारी होती। सुहासिनी को दिन रात यही मलाल सताता रहता कि उसकी बेटी सुंदर नहीं हुई। आस पड़ोस की औरतें जब भी उसकी बेटी को देखने आती तो सब यही बोलती, अरे सुहासिनी, तुम और भाई साहब तो इतने सुंदर हो, फिर ये लड़की किस पर गई है। अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं, भगवान की देन है, अब संभालनी तो पड़ेगी ही। कोई बात नहीं, पहली लड़की तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है। अमृता 2 साल की हो जाती है। वो माँ माँ कहकर पूरे घर को उठाए रखती थी। कितना अरमान था मेरा कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊंगी। सुंदर सा सज के जब वो पूरे घर में इठलाती फिरेगी तो मुझे कितनी खुशी होगी। 1 साल बाद फिर सुहासिनी के घर बेटी का जन्म होता है। इस बार सुहासिनी की बेटी बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक पैदा होती है। गोरी इतनी जैसे कि मक्खन में केसर मिला दिया हो। हल्की नीली आंखें और सुनहरे बालों वाली वो लड़की एक ही नजर में सुहासिनी के दिल को भा जाती है। वो उसका नाम नम्रता रखते हैं और जैसे ही अमृता अपनी छोटी बहन को हाथ लगाती है वो अमृता का हाथ झटक देती है। अमृता फिर अपनी बहन को छूने लगती है तो, मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना अमृता कि बहन को हाथ नहीं लगाना। ये तुम अमृता से कैसी बातें कर रही हो सुहासिनी? वो अभी मात्र 3 साल की है। भगवान के लिए अपनी बेटियों में फर्क मत करना। सुहासिनी के घर आने के बाद उसका सारा ध्यान सिर्फ नम्रता पर ही रहता। अमृता के साथ वो सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती। मासूम अमृता समझ ही नहीं पाती कि छोटी बहन के आने पर जो माँ अभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी अब क्यों नहीं खिलाती। जैसे कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तेजी से भागता है, उसी तरह अमृता और नम्रता भी बड़ी हो जाती हैं। जो कोई भी नम्रता को एक बारी देखता वो पलट कर दोबारा जरूर देखता और अमृता को देखकर सब मुंह बना लेते। और जब किसी को पता चलता कि ये दोनों सगी बहनें हैं तो वो हैरत में पड़ जाते। दोनों एक ही कॉलेज में होती हैं। अमृता का आखिरी साल होता है। वो दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। वहीं नम्रता पासिंग मार्क्स लेकर पास होती है और घर पर। ये तुम्हारे किस तरह के नंबर आए हैं नम्रता? जरा बताओगी मुझे। अमृता के नंबर देखो, कॉलेज के तीनों साल में कितने अच्छे नंबर लिए हैं। और एक तुम हो, तुम्हें तो बस रोज रोज नए नए कपड़े और सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आए हाय, इस तरह बेटी को डांट क्यों लगा रहे हो। ले आएगी नंबर। नंबर कौन सा भागी जा रहे हैं। अब जो जिस लायक होगा वही तो काम करेगा ना। बड़ा शौक है हमारी नम्रता को सजने संवरने का। सुहासिनी, मैं तुम्हें यह बता दूं कि सजने संवरने से ये जिंदगी नहीं गुजरेगी इसकी। अब छोड़ो भी इन बातों को। बच्ची अभी थकी हारी कॉलेज से आई है और तुम आते ही राशन पानी लेकर चढ़ गए। सुहासिनी के लाड प्यार से नम्रता काफी मनमानी करने वाली लड़की बन गई थी। सुहासिनी के साथ मिलकर वो भी अमृता का मजाक उड़ाया करती। एक दिन अमृता को देखने वाले आते हैं। ये मेरी बेटियां हैं, ये बड़ी अमृता और ये छोटी नम्रता। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। देखने तो हम आपकी बड़ी लड़की को आए थे, लेकिन पसंद हमें छोटी वाली आ गई है। अगर आपको सही लगे तो हम छोटी का रिश्ता लेना चाहेंगे। ये सुनकर मदनलाल को बुरा लगता है, पर घर बार सही होने के कारण वो हाँ बोल देता है। और मेहमानों के जाने के बाद अब पता चला आपको कि मैं इसके पैदा होने से ही चिंता में क्यों आ गई थी। सब लड़की का रंग रूप देखते हैं, कोई गुण नहीं देखता। पर आपने अच्छा किया, मुझे लड़का और घर परिवार दोनों अच्छा लगा। कुछ समय बाद नम्रता की शादी बड़ी धूमधाम से विमल के साथ हो जाती है। शादी में सभी लोग बातें बनाते हैं कि छोटी लड़की सुंदर है इसीलिए उसकी शादी जल्दी हो गई।
और अपने बारे में ऐसा सुनकर अमृता बहुत दुखी हो जाती है। शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद अमृता अपने कमरे में लेटकर सोच रही होती है। कैसा समाज है ये, रंग रूप से इंसानों को तौलता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं ये जीवन देशभक्ति में लगा दूं। उसके बाद भी अमृता के लिए बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन अमृता को देखते ही सब मना कर देते हैं कि लड़की बहुत सांवली है। एक दिन सोच विचार में अमृता अपनी छत पर टहल रही होती है जब मदन लाल उसके पास आता है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, इधर से इधर चक्कर काट रही है, जरूर किसी परेशानी में है। नहीं पापा, आपके होते हुए मैं किसी भी परेशानी में नहीं हो सकती, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे कोई बात कहने के लिए तुझे इतने सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। बता बेटा, क्या हुआ है? पापा, मैंने आपको बताया नहीं था, इंडियन आर्मी के फॉर्म निकले थे, मैंने भर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। पापा, मुझे आपको बताना है कि परसों मुझे अपने ट्रेनिंग पॉइंट पर जाना है। ये सुनकर मदन लाल बहुत खुश हो जाता है और फिर थोड़ा उदास भी हो जाता है कि बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है और मुझे लगता है तुमने बहुत सोच विचार कर ही ये फैसला किया होगा। लेकिन आर्मी ही क्यों, तुम टीचर वगैरह भी तो बन सकती थी। हाँ पापा, मैं टीचर भी बन सकती थी और फिर मैं सारी जिंदगी उनकी चर्चा और बच्चों के सामने सांवली होने का ताना सुनती रहती। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ ये गोरा काला छोटा बड़ा नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो मेरे रंग से मुझे जज करेंगे? उन लोगों के सामने कठपुतली बनने से अच्छा मुझे लगा कि मैं अपने देश की सेवा करूं। बस पापा, मुझे डर सिर्फ इसी बात का था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं कि मैंने आपसे बगैर पूछे ये सब किया। कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुमने जो भी किया अच्छा किया। चल नीचे चल, तेरी माँ को बताते हैं, और जो भी चीज तेरे को चाहिए मुझे बता। मैं पैकिंग करने में तेरी मदद करूंगा और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि मेरी बेटी देश सेवा में जा रही है। और नीचे आकर सुहासिनी को मदनलाल अमृता के भारतीय सेना में जाने की बात बताता है। हे भगवान, इस लड़की को तो कभी बुद्धि नहीं आएगी। एक तो इतनी सांवली है और ऊपर से जॉब भी ऐसी चुनी है। अरे कहीं लंगड़ी लूली होकर आई तो जो किसी के साथ रिश्ता हो जाएगा वो भी नहीं होगा। बस करो माँ, आपके ये ताने सुन सुनकर मैं छलनी हो चुकी हूँ। इस गोरे काले के अलावा आपको कुछ और आता है? कभी सोचा है कि एक माँ की ये बातें एक बेटी को कितना दुख देती होंगी? आपने अपनी पसंद से अपनी प्यारी बेटी की शादी कर ली है ना, तो उसी में ही खुशी मनाओ। और हाँ, मैं परसों जा रही हूँ, अगर आपका दिल करे तो मुझे छोड़ने आ जाना। अमृता की कई बातें सुहासिनी का दिल दुखा जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास तो होता है, पर वो अमृता के सामने जाहिर नहीं करती। मदन लाल अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन छोड़ने आता है। अमृता, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो और तुमने बहुत कुछ झेला है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत तरक्की करो। और बेटी, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बस मुझे फोन कर दियो। देश सेवा में जाने का फैसला बहुत कठिन फैसला होता है। और देख लेना पापा, आपकी बेटी का ये फैसला गलत नहीं होगा। अमृता अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। जैसे ही अमृता की ट्रेनिंग के जाने की बात आस पड़ोस और नम्रता के ससुराल वालों को मिलती है, वो सब अमृता के हौसले की तारीफ करते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमृता अपने माँ बाप से मिलने आती है। मेरी फौजी बेटी, तुम्हें आर्मी की वर्दी में देखकर मेरा सीना फूला नहीं समा रहा। पापा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप मुझे जाने से रोक लेते तो शायद आज मैं इस वर्दी में नहीं होती। तुम्हारे ऊपर वर्दी बहुत अच्छी लग रही है अमृता। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी माँ। शायद मेरी जिंदगी में पहली बार ये बात आपके मुंह से सुनी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तेरी कामयाबी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब ये सब छोड़ो माँ, और ये बताओ कि नम्रता कैसी है? अब तुझे मैं क्या बताऊं बेटी, उसे सारी जिंदगी अपने सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं थी। काम उसने कभी सीखा नहीं, इसलिए ससुराल वाले उसे अब ज्यादा पसंद नहीं करते। धीरे धीरे काम सीख रही है अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। तुम परेशान मत हो माँ,
नम्रता बहुत समझदार लड़की है, वो सब कुछ संभाल लेगी। बेटा, सारी बातें तो बात की है, पहले ये बता कि तेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है। पापा, मेरी पहली पोस्टिंग राजस्थान बॉर्डर पर हुई है। छुट्टियां खत्म होते ही मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा, तू अपनी छुट्टियां अच्छे से मना, फिर तो पता नहीं कितने महीनों बाद तुझे देखना नसीब होगा। मन छोटा मत करो पापा, आप एक फौजी बेटी के पापा हो, ये सब तो अब लगा ही रहेगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद अमृता राजस्थान बॉर्डर अपनी कंपनी पॉइंट पर चली जाती है। वो एक अच्छी सिपाही होती है और इसीलिए जल्दी ही सबकी नज़रों में भी आ जाती है। वहीं पर ही मेजर मनोज राठौर अमृता के काम से बहुत खुश होते हैं। एक दिन, अमृता, मैं तुम्हें कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं। तुम बहुत लगन और मेहनत के साथ अपना काम देखती हो और अपने काम से काम रखती हो, और कैंडिडेट की तरह नहीं हो कि इधर उधर घूमो। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में बड़ी उथल पुथल हो रही है। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं और लड़कियों के साथ नहीं रह सकती। वो सब लोग मेरे रंग से मुझे जज करते हैं। मैं सांभली हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने रंग के कारण बहुत कुछ सहा है, और इतना कुछ होने के बाद मैंने फैसला लिया कि लोगों को खुश करने से अच्छा है कि मैं अपने देश की सेवा करूं। बस तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इन्हीं चार शब्दों ने मुझे बता दिया है। फिर भी तुम बहुत अच्छी सिपाही हो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। अमृता जब अपनी छुट्टियों में घर आती है तो मदन लाल, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। नहीं पापा, अब मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। पर बेटा, हमें तो तेरी शादी देखनी है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का देखने के बाद तेरी मर्जी है, तू हाँ कर या ना कर। अगले दिन अमृता देखती है कि मेजर राठौर अपनी फैमिली के साथ उसके घर पर बैठे हुए हैं, और जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो हाँ कह देती है, और अमृता की शादी धूमधाम से मेजर राठौर के साथ हो जाती है। शादी के बाद देखो अमृता, मैंने तुम्हारे रंग रूप की वजह से नहीं, तुम्हारी देशभक्ति को देखकर तुमसे शादी की है, और मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। और इस तरह अमृता अपने नए जीवन का आगाज करती है और खुशी खुशी अपनी दोनों जिम्मेदारियां निभाती है।